अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुशामदीद। 1789 का फ्रांस। दोस्तों, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप पेरिस की एक तंग और अंधेरी गली में खड़े हैं। रात गहरी हो चुकी है, दूर कहीं शाही महल रोशनियों से जगमगा रहा है, जहां मौसीकी की धुनें फिजा में गूंज रही हैं, कहके बुलंद हो रहे हैं और कीमती खानों की खुशबू फैल रही है। लेकिन इसी लम्हे आपके आसपास भूख से बेहाल लोग अपने बच्चों को तसल्ली दे रहे हैं। कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, और फिर आपको महसूस होता है कि ये खामोशी दरअसल तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि हर दिल में एक सवाल, एक गुस्सा और एक चिंगारी पल रही है जो किसी भी वक्त शोला बन सकती है। और यही वो लम्हा है जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल देती है। एक ऐसा इनकलाब जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वक्त फ्रांस का पूरा मुआशरा 3 हिस्सों में तकसीम था, जिन्हें स्टेट्स कहा जाता था। पहला तबका था क्लर्जी। ये तबका मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल था। दूसरा तबका था नोबिलिटी, यानी इसके अंदर अमीर और ताकतवर लोग शामिल थे। और तीसरा तबका था आम अवाम का तबका, जो कि पूरे मुल्क की तकरीबन 90% आबादी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद इनके पास ना कोई इख्तियार था और ना कोई ताकत, क्योंकि निजाम ही ऐसा बनाया गया था कि इनकी आवाज दब कर रह जाए। टैक्स सिर्फ इन्हीं से लिया जाता था, सारी मेहनत भी यही लोग करते थे, लेकिन फायदा ऊपर वाले तबकों को मिलता था, जिसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी और इनके दिलों में एक खामोश गुस्सा जमा हो रहा था। दोस्तों, जब 1789 में स्टेट्स जनरल का इजलास बुलाया गया, यानी दूसरे अल्फाज में इलेक्शन करवाए गए, तो अवाम को उम्मीद थी कि अब शायद इनके मसाइल हल होंगे। लेकिन यहाँ भी एक ऐसा निजाम सामने आया कि जिसने इनकी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, यहाँ वोटिंग इस तरह नहीं होती थी कि हर इंसान का अलग वोट हो, बल्कि हर तबके को सिर्फ एक वोट दिया जाता था, चाहे इसमें लाखों लोग हों या चंद सौ लोग। अब सोचें, तीसरा तबका जो 90% था, इसका भी सिर्फ एक वोट, जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी का भी एक एक वोट। और जब ये दोनों अमीर तबके आपस में मिल जाते तो इनके पास 2 वोट हो जाते और आम आवाम के पास रहता वही एक वोट, यानी फैसला हमेशा उन्हीं उमारा के हक में जाता। यही वो लम्हा था जब अवाम को शिद्दत से एहसास हुआ कि चाहे वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, इस निजाम में वो कभी नहीं जीत सकते। और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता बगावत में बदलने लगा। दोस्तों, अब जरा फ्रांस की मैशत को देखें तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। बादशाह लुइस दहम के दौर में शाही इखराजात हद से बढ़ चुके थे। खासतौर पर जंगों पर बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, यहाँ तक कि खजाना तकरीबन खाली हो गया। अब हुकूमत ने इस मसले का आसान हल ये निकाला कि मजीद टैक्स अवाम पर डाल दिया जाए। लेकिन मसला ये था कि आम लोग पहले ही बोझ तले दबे हुए थे। अब ये इजाफी बोझ इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गया और यूं गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता गया। इसी दौरान कुदरती हालात ने भी अवाम को नहीं बख्शा। खराब मौसम और तबाहशुदा फसलों की वजह से खुराक की शदीद कमी हो गई और सबसे ज्यादा असर रोटी पर पड़ा, जो इस वक्त बुनियादी गजा थी। कीमतें इतनी बढ़ गईं कि एक आम इंसान अपनी कमाई का तकरीबन 70% हिस्सा सिर्फ रोटी खरीदने पर खर्च कर देता था, और फिर भी अक्सर लोग भूखे रह जाते। भूख, गुर्बत और नाइंसाफी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि तब्दीली के लिए सोचने लगे, और यही सोच आगे चलकर एक बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार करने वाली थी। दूसरी तरफ अगर शाही महल की तरफ देखा जाए तो जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां हर दिन एक जश्न था, हर रात एक तकरीब और हर लम्हा ऐशो आराम से भरा हुआ था। मलका मैरी एंटोनेट अपनी शहाना जिंदगी, महंगे लिबास और तकरीबात की वजह से मशहूर थी, जबकि अवाम को लगता था कि इनके हुक्मरानों को इनकी मुश्किलात का कोई एहसास ही नहीं है। यही फासले, यही तजाद इनकलाब की आग को मजीद भड़का रहे थे। जब हालात मजीद बिगड़ने लगे तो तीसरे तबके ने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली करार दिया और ऐलान किया कि अब वो मुल्क के लिए नया निजाम बनाएंगे। फिर एक तारीखी लम्हा आया जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, जहां उन्होंने ये अहद किया कि जब तक नया आइन नहीं बन जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। ये लम्हा दरअसल एक नए फ्रांस की बुनियाद था। 14 जुलाई 1799 का दिन, ये वो दिन था जब सब कुछ बदल कर रह गया। पेरिस की आवाम ने बेस्टिले के किले पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं था बल्कि जुल्म और खौफ की अलामत था। जब ये किला गिरा तो दरअसल अवाम के दिलों से खौफ भी खत्म हो गया। ये ऐलान था कि अब ताकत सिर्फ बादशाह के पास नहीं रही बल्कि अवाम भी खड़ी हो चुकी है। इस वाक़े के बाद इनकलाब आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल गया। देहातों में किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ बगावत की, इनके महल्लात पर हमले किए, पुराने रिकॉर्ड्स जला दिए, जबकि शहरों में अवाम ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। इसी दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जारी किया गया, जिसमें आजादी, बराबरी और इंसाफ जैसे उसूल पेश किए गए। ये वो ख्यालात थे जिन्होंने दुनिया भर में एक नई सोच को जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये इनकलाब का सफर इतना आसान नहीं था। जल्दी हालात मजीद खराब होने लगे, मुख्तलिफ गिरोह आपस में टकराने लगे और इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। फिर एक खौफनाक दौर आया जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस दौरान हजारों लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पर ग्लूटेन के जरिए सजाए मौत दे दी गई। हर रोज
लोग मौत के घाट उतर रहे थे, पूरा मुल्क खौफ में डूबा हुआ। 1793 में बादशाह लुइस दहम को अवाम के सामने सजाए मौत दे दी गई और कुछ ही अरसे बाद मलका मैरी एंटोनेट को भी सजाए मौत दे दी गई। ये एक ऐसा मंजर था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि पहली बार एक बादशाह और मलका को अवाम के हाथों इस तरह खत्म किया गया था। लेकिन दोस्तों, इनकलाब का सफर यहाँ भी नहीं रुका। जल्द ही इनकलाब के अपने रहनुमा भी इसी की लपेट में आ गए। रॉब्सफायर, जो इस दौर का एक ताकतवर लीडर था, खुद भी इसी अंजाम को पहुंचा और इसे भी ग्लोटिन के जरिए मार दिया गया। इसके बाद डायरेक्टोरी नाम की हुकूमत आई, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और मुल्क में बदअमनी बढ़ती गई। फिर एक नया किरदार सामने आया, नेपोलियन बोनापार्टी, एक फौजी लीडर जिसने अपनी जहानत और ताकत के जरिए इक्तदार हासिल किया। 1799 यानी 1799 में इसने हुकूमत संभाली और फ्रांस को एक नई समत दी। अगरचे उसने खुद को एम्परर बना लिया, लेकिन इसने इनकलाब के कई अहम उसूल जैसे कानून की बराबरी और मेरिट को बरकरार रखा। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गई। इसने लोगों को सिखाया कि अगर जुल्म हद से बढ़ जाए तो आम लोग भी उठ खड़े हो सकते हैं और अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। इस इनकलाब के बाद दुनिया भर में जमहूरियत, इंसानी हकूक और आजादी की तहरीकें शुरू हो गई। आज भी जब हम आजादी, इंसाफ और बराबरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन की गूंज सुनाई देती है। ये हमें याद दिलाता है कि तब्दीली आसान नहीं होती, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन जब लोग अपने हक के लिए खड़े हो जाएं तो कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। वस्सलाम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।